चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 11वां प्रश्न। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1y3 = 0 के विवेचक का मान होगा। यानी हम यहाँ विविक्तकर, विवेचक या डिस्क्रिमिनांट सभी एक ही नाम है, तो यहाँ हम डी निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन मान लिख लेते हैं। 3x² - 2x + 1y3 बराबर 0। यहाँ उसी तरह x² का गुणांक यानी a बराबर 3, x का गुणांक b बराबर -2 और c = 1/3। चूँकि डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ b का मान -2 का होल स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार -4 × a का मान 3 और c का मान 1/3 करते हैं। या फिर यहाँ हम इक्वेशन को पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले बदलेंगे, तब हम यहाँ जाके इसका मान को सही करेंगे। तो यहाँ से हम इसे भी स्टॉप करते हैं और इक्वेशन को थोड़ा सा सरल करते हैं। यानी हम 3, 1 और 1 का लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। तो 3 ये हो गया 9x², इसलिए कि 1 से यहाँ 3 में भाग किए तो 3। जिस तरह हम भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं, तो यहाँ 9x², यहाँ -6x और यहाँ +1 = 0, जिसे हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। 9x² - 6x + 1 बराबर 3 में 0 का गुना होगा, तो 0 बदल जाएगा। अब यहाँ से हम इसके व्यापक मान को लिख सकते हैं। यानी a बराबर x² का गुणांक 9, b बराबर x का गुणांक -6 और c बराबर 1। अब यहाँ से हम विविक्तकर निकालेंगे, इसलिए d बराबर b² - 4ac, जबकि हमारे पास b है -6 का होल स्क्वायर -4 × a का मान 9 और c का मान 1, अर्थात 6 × 36 - 9 × 24। 36 में हम यहाँ 24 को घटाते हैं, तो हमारा रिजल्ट यहाँ 6 × 36 और 9 × 36, यहाँ भी 36 होगा, यानी 0। इसलिए d = हम यहाँ बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ d का मान यहाँ a में है, तो a ऑप्शन में हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ हमें प्रश्न में ऑप्शन में a दिया हुआ है, इस तरह a में हम सही का निशान लगाते हैं और हम यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। यदि समीकरण p - q x² + px + 1 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगना हो एवं p वास्तविक हो, तो q का अधिकतम मान है। जहाँ ऑप्शन में हमें a, b, c, d के रूप में प्रश्न उपलब्ध है। चूँकि हमारे पास इक्वेशन है, तो चलें अपने सॉल्यूशन में इक्वेशन को लिखते हुए p - q x² + px + 1 बराबर 0 का व्यापक मान, यानी यहाँ a बराबर x² का गुणांक p - q, b बराबर x का गुणांक p और c = 1 है। चूँकि यहाँ प्रश्न से एक मूल दूसरे का दुगना हो, तो मान लिया कि एक मूल अल्फा है, इसलिए दूसरा मूल हमारा 2α हो जाएगा, इसलिए दुगना बोल रहा है। दूसरा मूल बराबर अल्फा 2α। यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से चूंकि
मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। यहाँ मूल हमारा एल्फा प्लस 2 अल्फा है और -b/a यानी b का मान यहाँ p है -p और a का मान यहाँ p - q है। अब इसे आगे हल करते हैं तो 3 अल्फा 2 अल्फा और अल्फा जुट गया तो 3 अल्फा बराबर -p/p - q। इसलिए यहाँ से अल्फा बराबर हम -p और 3p - q लिख सकते हैं गुना करने पर। अब हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहाँ मूलों का गुणनफल उसी तरह अल्फा इंटू 2 अल्फा हमारा मूल है c/a यानी c का मान 1 और a का मान यहाँ p - q है। इसी आगे हल करते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर = 1/p - q। और अगले स्टेप में हम यहाँ अल्फा का मान जो हमने यहाँ लाया है -p/3p - q यहाँ मान रखते हैं यानी 2 गुने यहाँ अल्फा का मान उसी तरह -p 3p - q का होल स्क्वायर बराबर 1/p - q रखेंगे। यहाँ हम रख सकते हैं L बराबर -p/3p - q रखने पर इस तरह अब हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी यहाँ इस तरह लिखेंगे p - q का होल स्क्वायर। यहाँ हम कर रहे हैं 2, यहाँ हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा p²। यहाँ हो जाएगा 9 और p - q का होल स्क्वायर। यहाँ 2 है सबको गुना की 2 बार बराबर 1/p - q। अब यहाँ p - q और यहाँ भी p - q तो ये दोनों एक कट जाएगा, एक p - q रह जाएंगे। अब हम इसे गुणनफल के रूप में लिख देते हैं यानी 2p² बटे यहाँ 9p - q बच जाएंगे = राइट हैंड साइड सिर्फ 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2p² बराबर 9p - q। अब हम अगले स्टेप में 2p² लिखे और इसे गुणनफल के रूप में लिखने के बाद इसे लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो गुना पहले कर लेते हैं 9p²। यहाँ प्लस है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाए -9p। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाए तो 9 + q 9q हो जाएगा +9q = 0। अब यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं a बराबर p² का गुणांक 2, b बराबर p का गुणांक -9, c बराबर 9q। चूँकि p वास्तविक है तो यहाँ लिख सकते हैं d = 0 यानी d का मान 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ d के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं यानी उसी तरह b² - 4ac > 0। यहाँ हम उसी तरह b के लिए -9 का स्क्वायर करेंगे
-4 इंटू ए के लिए 2 और सी के लिए 9q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगले पेज में हम अगले प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम इसे इस तरह 9 में 81 -9 और -9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। माइनस 9 दूनी 18, 18 चौक 72 क्यू हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पुनः हम 81 लिखे और हम -72 क्यू को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो हम इसके चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी लेस देन और इक्वल टू 72 क्यू। इसलिए यहाँ से हम क्यू बराबर इज लेस देन और इक्वल टू 81/72 कर सकते हैं। यहाँ हम 9 से काटेंगे, 9 में 81, 9 8 72, इसलिए Q इज लेस देन और इक्वल टू 9/8। इसलिए हम लिख सकते हैं Q का अधिकतम मान इक्वल टू 9/8, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए में हम सही का निशान लगाएंगे और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। p का मान जिसके लिए समीकरण p+1 x² - 2p - 1 इंटू x+1 = 0 के मूल बराबर हैं, निम्नलिखित में कौन है? यानी हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी के रूप में दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन को पहले हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, यानी p+1 x² - 2p - 1 इंटू x+1 = 0। यहाँ हम x² का गुणांक यानी a बराबर p+1 लिखेंगे, b बराबर जो कि x का गुणांक है -2p - 1 लिखेंगे, c = 1। चूंकि समीकरण निकाय का मूल समान है, इसलिए हम इस स्थिति में d बराबर 0 करते हैं। अब d का सूत्र हमारे पास है b² - 4ac = 0। यहाँ हम b² अर्थात -2p - 1 का होल स्क्वायर करते हैं, -4 इंटू a का मान यहाँ p - 1 और c का मान 1 है = 0। अगले स्टेप पे हम इसे 2 दूनी 4 और p - 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, माइनस यहाँ हम 4 सिर्फ p+1 लिखेंगे। यहाँ माइनस है, इसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं तो p+1 हो जाएगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 - 2p+1, इसलिए कि माइनस अंदर चला गया तो इसे प्लस कर दिया, p+1 यहाँ p+1 कर दिए बराबर 0। अगले स्टेप में हम इसके सूत्र के आधार पर a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर से तोड़ते हैं, यानी p² + 1² और -2p, इसे हम गुना करते हैं तो -4p और -4 = 0 कर देंगे। अगले स्टेप में इसे 4 से गुना करते हैं तो 4p² -4 दूनी 8p +4 गुना करने पर 4 से बारी बारी से तीनों में गुना किया, p² + 1 - 2p में, जिसे सजाकर हम इस तरह लिखे, और ये -4p
-4 = 0। यहाँ हम उसी तरह -4 और +4 इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, ये दोनों को हम यहाँ से काटेंगे और हटाएंगे अपने इक्वेशन से। यहाँ 4p² -8p और -4p को जोड़ देने पर -12p = 0। अगले स्टेप में इसे 4p हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास संख्या बच गया p - 3 = 0। अब यहाँ से हम p का दो वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि 4p = 0 इसलिए p = 0/4 यानी 0। दूसरी स्थिति में चूँकि p - 3 = 0 इसलिए p = +3, इसलिए p का हमारा दो वैल्यू 0 और 3 आ चुका है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में इसका आंसर है। तो हम यहाँ ऑप्शन सी में सही का निशान लगाएंगे और अपने आंसर को भरेंगे। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ में A, B, C और D के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलें बारी बारी से इसे हम सोल्व करेंगे। यानी A का हमने इक्वेशन लिखा x - 1 का होल क्यूब बराबर x × x² + 2, जिसे हम a - b का होल क्यूब पर तोड़ रहे हैं। यानी AQ यानी x³ + BQ यानी 1Q। उसी प्रकार प्लस यहाँ माइनस AQ - BQ + 3a² यानी 3a² यानी x² और b का मान यहाँ 1 पुनः प्लस 3a × b²। ये हमारे पास सूत्र है। बराबर राइट हैंड साइड में हम x को x² + 2 से गुना करते हैं तो x³ + 2x हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम इसे x³ - 1 + 3x² + 3x और इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं -x³ - 2x = 0। यहाँ +x³ और -x³ एक दूसरे से कट जाने के बाद हमारे पास इक्वेशन बच गया 3x² + 3x और -2 इसमें घटाया तो x और -1 बराबर 0 जो कि एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमारे आंसर में नहीं होंगे। इसी तरह b का सॉल्यूशन करेंगे। यानी x + 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हम प्रश्न में सुधार करते हुए -x - 3 करेंगे, इसलिए कि यहाँ प्लस रखेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण आएगा नहीं। इस तरह यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब x + 1 का होल स्क्वायर किए तो हो गया a + b के होल स्क्वायर पर x² + b² यानी 1 + 2ab यानी 2 × x × 1 यानी 2x, जबकि राइट हैंड साइड में -x² और + 3x, जिसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया x² + 2x और +1 सजा कर लिखने पर इसे राइट हैंड साइड ला रहे हैं तो ये +x² - 3x = 0 हो जाएंगे। अगले स्टेप में इसे हम हल करते हैं x² और x² को तो 2x² + 2x में से -3x चला गया तो -x और +1 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण है। इसी तरह तीसरा यानी C का चेक करते हैं। यानी x - 3 x + 3 = 7। इसे हम गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं a - b और a + b यानी a² - b² के सूत्र पर है। a² - b² का सूत्र होता है a - b और a + b = 7। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया x² - 3 × 9
और इसे 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, -7 इक्वल टू 0। अब इसे अगले स्टेप पे हम इस तरह लिख सकते हैं, x² - 16 इक्वल टू 0। यह भी द्विघात समीकरण है। इसी तरह d अर्थात x² + 1/x² बराबर 1 का चेक करते हैं। यहाँ हम इसका एलसीएम निकालें तो ये हो गया x², यहाँ 1 है समझते हुए, तो ये हो गया x⁴। इस तरह हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 1 से इसमें भाग किए तो x² और x² को x² से गुना किए तो x⁴, प्लस x² को x² से भाग किए तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 इक्वल टू 1। और अगले स्टेप में हम इसे x⁴ + 1 बराबर x² को 1 से गुना करेंगे तो x²। इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, x⁴ - x² + 1 बराबर 0। यहाँ x⁴ है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए हमें घातांक 2 वाले ही को लिखना है, जिसमें 4 भी है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा और हम डी में सही का निशान लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 15वां प्रश्न। 2x² + 5x - 12 इक्वल टू 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है। यहाँ ऑप्शन में A, B, C और D दिया हुआ है। चूँकि इक्वेशन हमारे पास उपलब्ध है 2x² + 5x - 12 इक्वल टू 0। यहाँ हम इसे दो तरह से सोल्व करते हैं, एक द्विघात सूत्र से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो चलें हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम x² का गुणांक यानी a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक 5 और c इक्वल टू -12 लिखते हैं। c इक्वल टू -12। अब यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम विविक्त कर यानी d निकाल लेते हैं। b² - 4ac। यहाँ b का मान उसी तरह 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और c का मान -12, जबकि ये हो गया 25। ये माइनस और ये माइनस इसे प्लस कर दिया, 4 दूनी 8, 12 और 96, जिसे हम जोड़ते हैं 96 और 25 को, तो हमारा रिजल्ट 121 हो जाता है। इस तरह हम डी ला चुके हैं। अब सीधे हम लिखेंगे, चूँकि द्विघात सूत्र से चूँकि x इक्वल टू -b + √d हमारे पास सूत्र है और बटे 2a, d हमने निकाल लिया है, तो हम सीधे उसका मान रखेंगे, यानी -b यहाँ हो गया -5 + √d यानी 121 बटे 2 गुने a का मान यहाँ 2 है, जिसे हम आगे हल करते हैं तो हमारा रिजल्ट -5 ± 121 का वर्गमूल 11 और यहाँ हो जाएगा 4। अगली स्थिति में हम एक बार प्लस का चिन्ह और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, यानी -5 + 11/4 और -5 - 11/4 हमारा 2 मूल इसमें आता है। यहाँ हम -5 में +11 किए तो हमारा रिजल्ट हो गया 11 में से 5 गया 7, 5, 12, 11 में से 5 गया तो 6, 5, 11 होता है, यानी 6/4। दूसरी स्थिति में 11 और 5 को जोड़ दिए तो -16/4। 1 को काटे तो 3, 2 से काटे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, दूसरे को काटे तो -4, यानी हमारा 2 वैल्यू 3/2 और -4 है। इसमें हमारा एक मूल प्रश्न में -4 सी में मिल रहा है, सी हमारा -4 है, तो हम यहाँ पहला मूल ये जो सी आया -4 आया, यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम सी में सही का निशान लगाते हुए अपने प्रश्न का सॉल्यूशन डालेंगे। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं।
चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 16वां प्रश्न। x - 3 x + 3 = 7 के मूल निम्नलिखित में कौन है। यहाँ a, b, c और d के रूप में प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं अपने सॉल्यूशन में। x - 3 x + 3 = 7। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका गुणनफल लिखते हैं, यानी a - b और a + b के सूत्र पर है, तो इसे हम a² - b² = 7 लिख सकते हैं। जिसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया x² - 9 = 7। यहाँ से हम x² - 9 और 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, -7 = 0, जिसे हम आगे x² - 16 भी लिख सकते हैं = 0। अब हम यहाँ से x² बराबर 16 लिख सकते हैं। -16 को राइट हैंड साइड ले गए तो +16, इसलिए x = ±√16 लिख सकते हैं, जिसका हम लोग वर्गमूल करेंगे +-4, यानी एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। और ये हमारे ऑप्शन सी में प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ हम सी में सही का निशान लगाते हैं। इस तरह प्रश्न 16 का आंसर सी हुआ और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 17वां प्रश्न। 2x + 3 2x - 1 = 0 का हल समुच्चय निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ भी हम उसी तरह प्रश्न 16 के जैसा इसे सोल्व करेंगे, यानी इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3 2x - 1 = 0। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x × 2x - 1, या फिर इसे डायरेक्ट यहीं से हमारा निकल सकता है, चूँकि 2x + 3 = 0 या फिर 2x = -3, इसलिए x = -3/2। दूसरी स्थिति में चूँकि 2x - 1 = 0, या फिर हम इसे 2x = +1 लिख सकते हैं, -1 को राइट हैंड साइड ले जाने पर, इसलिए x = 1/2। इसलिए x का दो मूल 3/2 -3/2 और 1/2 होंगे। अब यहाँ हमारा ऑप्शन सी में इसका आंसर उपलब्ध है। यहाँ हम -3/2 और 1/2 में सही का निशान लगाएंगे, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 18वां प्रश्न। निम्नांकित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। तो यहाँ हमें परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा, हम इसे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ हम अपने ऑप्शन में इसे जांच करके देखेंगे, यानी हम सारे परिमेय संख्या, इसमें कोई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम पहचानेंगे। तो पहले a का सॉल्यूशन करते हैं, यानी x² = 5, इसलिए x = ±√5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए a हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह b का सॉल्यूशन करेंगे, यानी x - 2 = 3 - 2x हमारा इक्वेशन है। यहाँ हम उसी तरह x में x से गुना किए x² -2 में x का गुना किए -2x = 3 - 2x। पुनः हम x² - 2x और इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन -3 + 2x और राइट हैंड साइड में 0 बचेंगे। इसे आगे हल किया x² -2x और +2x एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास -3 = 0 बचेगा। इसलिए यहाँ से हम x² बराबर यहाँ +3 करेंगे राइट हैंड साइड में, इसलिए x = यहाँ ±√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है।
इसका सॉल्यूशन हमें पूरा नहीं निकलता है, √5 और √3 का। इसी तरह सी का हम चेक करेंगे। सी में हमारा इक्वेशन है x+2 x-2 बराबर 0, जिसे हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी a+b यानी a² - b² बराबर 0। यहाँ a+b के सूत्र पर सीधे डायरेक्ट हम गुणा ना करके सूत्र के आधार पर इसे जल्दी से हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ये रिजल्ट हो गया x² - 4 = 0, या फिर इसे हम x² बराबर 4 भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड लाने पर +4 हो जाएंगे, इसलिए x = ±√4, जिसका सोल्यूशन +-2 होगा, यानी 1 2 और दूसरा -2। इस तरह ये परिमेय संख्या है, इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, और ये हमारे परिमेय संख्या के समूह में रहने वाले संख्या है, और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा। अर्थात हम अपने ऑप्शन सी में सही का निशान लगाएंगे और सी हमारा आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 18 का सोल्यूशन करते हैं।